एक है शालू, एक आत्मकथा। भाग 11। जीवन का घटना चक्र जब इतनी तेज गति से चलता है तो बहुत सी महत्वपूर्ण चीजें भी नजरअंदाज हो जाती हैं। शालू 2 साल की हो रही थी, सिर्फ बैठती थी। सुनीता माखन का पोलियो की खुराक की ओर कोई ध्यान नहीं गया था। ईतू के होने के बाद जब होश आया तो अपनी लापरवाही का भान हुआ। घोर अनर्थ की आशंका से हृदय बैठ गए। नरसिंहपुर में पोलियो के बारे में ना कोई जागरूकता थी, ना जानकारी और ना ही दवा की कोई व्यवस्था। करेली के एक दंपति के बारे में पता चला जो सभी बच्चों को निशुल्क दवा पिलाते थे। उनके पास दौड़े दौड़े पहुंचे। उनका स्वयं का बच्चा पोलियो की चपेट में आ गया था। तभी से वे दोनों इस नेक काम में लगे हुए थे। शालू ईतू ने पोलियो की दवा साथ साथ पी। यह उनके एक अनन्य साथ की शुरुआत भी थी। लाल तेल से शरीर मजबूत होता है, बहुत मान्यता थी उन दिनों। तो लाल तेल से शालू जी की बहुत मालिश की गई। शालू शांत रहती थी, लेकिन हर चीज, हर गतिविधि बहुत ध्यान से देखती। रंगीन कागज के टुकड़े, धागे, फूल, सब पर उसका ध्यान जाता। रंग उसे विशेष रूप से आकर्षित करते। सुनीता उसे सूती चटख रंगों के कपड़े पहनाती। जबलपुर से उसकी सुलेखा मौसी उसके लिए सुंदर सुंदर परिधान बना के भेजती। ईतू को भी, जो सामान्य बच्चों की तरह बढ़ रही थी, शालू बहुत ध्यान से देखती। माखन का प्रमोशन हुआ, एसडीओ बन गए। नियुक्ति बरेली गांव में हुई। बरेली पहुंचने के तरीके और बरेली का जीवन दोनों बेमेल। माखन एक चक्कर बरेली का लगा आए थे। अब जबलपुर से परिवार को लेकर पहुंच रहे थे। साथ में बबलू भी हो लिया, सुनीता का सबसे छोटा भाई। बाऊजी का ख्याल था जीजाजी की सोहबत में मन लगाकर मैट्रिक कर लेगा। वैसे तो बरेली पहुंचने के 2 तरीके थे। पहला थल मार्ग, इटारसी होशंगाबाद से अब्दुल्लागंज, और फिर बाईपास से 2-2.5 घंटे की दूरी पर बरेली। दूसरा मार्ग पहली की तुलना में छोटा भी था और रोमांचकारी भी। तो इसमें पार करनी होती थी नर्मदा नदी। जल थल मार्ग। माखन का जीवन वैसे ही इतने रोमांच से भरा हुआ था कि परिवार को इतने सामान के साथ नदी पार करा बरेली ले जाने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन ट्रेन संबंधी गड़बड़ियों के कारण यही मार्ग अपनाना पड़ा। तो परिवार पहुंचा पिपरिया के थोड़ा पहले सांडिया घाट। सांडिया घाट से पार की नर्मदा मैया। यहां से 40 किलोमीटर की दूरी पर बरेली था। जीप आई, बिना दरवाजों की। माखन लाल हक्का बक्का। एसडीओ साहब ने ड्यूटी संभालते ही सबसे पहले जीप में दरवाजे ठुकवाए। एफ टाइप क्वार्टर मिला था। बड़े बड़े कमरे, बड़े बड़े रोशनदान, पीछे बड़ा सा अहाता, सामने अच्छी खासी खुली जगह। घर में 2 नौकर, प्रकाश और किशन, भाई भाई। एक घर के कामों में मदद करता, दूसरा बाहर के काम करता। माखन के पास वारना डैम, राइट बैंक नहर का चार्ज था। एक्वाडक्ट्स, रोड क्रॉसिंग्स आदि बड़े सारे प्रोजेक्ट्स थे। ऊटिया एक्वाडक्ट मुख्य था। बरेली में माखन बहुत व्यस्त थे।
सुनीता ने सामने वाले अहाते को एक सुंदर बगिया में बदल दिया। अंदर की खिड़कियों से भी बड़े बड़े सूरजमुखी के फूल झूलते नजर आते। सुनीता को बागवानी का शौक बाऊजी से आया। वो जगह ना मिले तो गमले में ही साग सब्जी और जड़ी बूटियां उगा लेते थे। घर में एक मिट्ठू था जो पूरा बबलू का भक्त। बबलू सीटी बजाए तो मिट्ठू और जोर से, बबलू हंसे तो मिट्ठू और जोर से। एक चौपाया की कमी थी तो माखन ने गाय पाल ली। अच्छी ऊंची पूरी लाल रंग की गाय रोज 2-2.5 लीटर दूध देती थी, पर बड़ी शरारती। रोज किसी न किसी की बाड़ी फांद अहाते में घुस जाए, पेड़ पौधे खा ले, अपने शेड में आराम से बैठ थोड़ा रंभाए और फिर मस्त जुगाली करे। सुनीता के पास रोज शिकायतें। गाय की। किशन प्रकाश अपनी बोली में माजरा समझाएं। भाई साहब, मैं परले पार आ रहा था तो देखा झां से कूदी, वहां पहुंच गई, वहां से वहां फिर झां आई। सामने के अहाते की मेहंदी की बाड़ी में जब तक फंस जाएं पड़ोसी की बकरियां। जब उनकी करुण मैं अंदर पहुंचे तो सब दौड़े उन्हें निकालने के लिए। बाजू वाला घर था मोहम्मद अली का, बबलू का जिगरी दोस्त। दोनों एक ही स्कूल में थे, एक ही कक्षा में थे और स्कूल के बाद भी बहुत समय साथ साथ बिताते थे। उसके यहाँ की बकरी के दूध की नमक वाली चाय बबलू को बड़ा भाती थी। आजू बाजू इतनी बोलियां सुन जाहिर है शालू ईतू को भी अपनी बोलियां विकसित करनी थी। शालू खिड़की के पीछे से गुलाब से बोले, क्वाप सूरजमुंह लाओ, मी नैना मानी पहना दो, तिल्ला तिल्ला। लीची का बीजा शालू को तिलचट्टा लगता था। मोहम्मद अली आए तो ईतू बोले, मूंगफली मामा। पास ही के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर कस्तूरिया थे। जरूरत पड़ने पर उन्हीं को दिखाते। शालू ने थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू कर दिया था, लेकिन खड़ी अब भी नहीं होती थी। परिवार अक्सर वारणा बांध देखने जाता था और बरेली के एक इकलौते थिएटर में फिल्में देखने भी। फिल्म शुरू होने के पहले 2 भजन बजते जो पूरी बरेली को सुनाई देते। दूसरा भजन था ओम जय जगदीश हरे। जैसे ही भजन खत्म होने को होता, फिल्म के लिए घरों से निकला जाता। उन दिनों सुनीता मायके पहुंची हुई थी। धर्मेंद्र हेमा मालिनी की चाचा भतीजा रिलीज हुई थी। बबलू घर आकर सबको कहानी सुना रहा था। उसने पास पड़ी एक लकड़ी उठाई और अभिनय करके बताने लगा, देखो झाड़ू लेकर ऐसा गाते हैं, भूत राजा बाहर आजा, भूत राजा बाहर आजा। वही लकड़ी शालू को देखकर बबलू बोला, शालू आओ, शालू आओ। शालू जी खड़े होना तो दूर की बात, घिसटी भी नहीं थी। उसने दोनों हाथों से पकड़ी लकड़ी, खड़ी हुई और चल गई सीधे बबलू मामा के पास। पूरे घर ने दांतों तले उंगली दबा ली, ये तो सोचा भी ना था। उधर चाचा भतीजा हिट, इधर मामा भांजी सुपर हिट। सुनीता माखन के हृदय से पोलियो के डर का भूत भी बाहर निकल गया।
ईतू के आने का जश्न अभी अच्छे से हो नहीं पाया था। उसके दूसरे जन्मदिन में माखन ने शहर के बहुत से लोगों को बुलाया, अच्छी दावत दी और सिवनी से पहुंचे एकदम खासम खास लोग, दिलखुश भौआ जी और सुघड़ सलोनी, मितभाषी मृदुभाषी जिज्जी। खुशी ज्यों चेहरों से टपकी ही पड़ती थी।